कुछ दृश्य है जो देश को देखना चाहिए। ये हमारे चाचा नेहरू जी हैं जिन्होंने देश को मामा बना दिया। अब इनको जरा गौर से जनता देखे, मैं चाहती हूँ कि गौर से देखे जनता कि ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अच्छे से देखिएगा और आपके व्यूअर्स भी बहुत अच्छे से देखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक और तस्वीर है, ये तो हमारे मामा नेहरू के जमाने की तस्वीर है। ये अभी कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व की तस्वीर है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया जी, अच्छे से बोलेंगे हम लोग। सिद्धरामैया अंकल जी अपनी एक महिला नेत्री का चुम्मा ले रहे हैं खुशी खुशी। सिद्धरामैया जी की कुछ वीडियोस भी है, अब क्योंकि हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा अश्लील है। इस तरह से वो कांग्रेस की कार्यकर्ताओं का और महिलाओं का वो दुपट्टा उपट्टा खींचते रहते हैं और कैमरे में कैद हो जाती है वो सारी चीजें और हम जैसे लोगों के पास पहुंच जाती हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि मुझे बड़ा तरस आया आज विनेश फोगाट पर कि वो ब्रजभूषण को कोसते कोसते सरापते सरापते उसके लिए प्रदर्शन करते करते वो एक ऐसी जगह जाकर के ऐसी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर लिया जिस पार्टी की कई महिला नेत्रियों ने खुद आगे आकर के कहा है कि कांग्रेस में पद तभी मिलता है जब कास्टिंग काउच के लिए आप रेडी हो जाते हैं। विनेश फोगाट के लिए अभी केंद्र की सरकार ने बहुत लड़ाई लड़ी। उनके 100 ग्राम वजन क्या बढ़ा कि उन्होंने इतना तूल पाड़ किया कि मैं सब कुछ बलिदान कर दूंगी, अब मैं संन्यास पे चले जाऊंगी, अब मैं कभी भी इस पर दोबारा नहीं आऊंगी, अब मैं कभी भी मैदान में नहीं उतरूंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसा लगा कि भाई इतने अच्छे खिलाड़ी को हम छोड़ नहीं सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट तो जैसे लग रहा था कि मोदी जी उनके पिताश्री बन करके उनको बचाने के लिए मैदान में उतर गए। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर परेशान हो गए और उसके बाद तब भी हमारी भारतीय जनता पार्टी को और हमारे केंद्र की सरकार को यह समझ में ही नहीं आया कि भैया विनेश फोगाट जी वो नौटंकी कर रही है जो एक नेता करता है और खास करके कांग्रेस वाला। हम लोग बड़े क्रिस्टल क्लियर है, हम लोग बड़े रॉ हैं, हम लोग अच्छे को अच्छा बोलते हैं, बुरे को बुरा बोल देते हैं और बिल्कुल रॉ तरीके से हम लोग काम करते हैं भैया। लेकिन कांग्रेस की मानसिकता रखने वाले लोग पहले धरने पे बैठते हैं और जो केंद्र की सरकार में बैठा होता है पहले उसको मलाइन किया करते हैं, उसके ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उसके ऊपर बहुत बुरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फिर कांग्रेस में ज्वाइन करते हैं पूरे दल बल के साथ। विनेश फोगाट को जब कांग्रेस ज्वाइन ही करना था तो इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों जैसे कि विनेश फोगाट जो है उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, इस पर अब राजनीति जो है दोनों तरफ से तेज हो चुकी है। इस पर नाजिया इलाही खान ने क्या कुछ कहा है और किस तरह से कांग्रेस को और विनेश फोगाट को जो है कटघरे में खड़ा किया है, आइए देखते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंजू जी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये बताइए कि आज विनेश फोगाट जो कि महिला पहलवान है, दुनिया भर में उनका नाम है, अभी मेडल से चूक गई वो ओलंपिक्स में, लेकिन अब उन्होंने नई पारी शुरू किया, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। माना जा रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं से वो चुनाव लड़ेंगी। लेकिन जिस तरीके से उनका कांग्रेस में स्वागत किया गया, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के सीनियर लीडर, उन्होंने लंबे लंबे कसीदे पढ़े, ये कहा कि जब वो सड़कों पर थी जंतर मंतर पर तब हमने उनका पूरा साथ दिया, पूरे के पूरे इंडी गठबंधन के लोग उनके साथ खड़े थे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस शिद्दत से वो विनेश फोगाट की पैरवी कर रहे हैं कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ, बीजेपी ने उनके साथ बहुत बुरा हुआ, क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर सच में महिलाओं का सम्मान होता है? आज आप बहुत खूबसूरत मुद्दे को लेकर के मेरे साथ बैठी हैं और क्योंकि मामला कांग्रेस का है तो मैं मिसाल भी आपको कांग्रेस के हिसाब से दूंगी। और मुझे बड़ा तरस आया आज विनेश फोगाट को देख करके। वो एक कहावत है ना हम मुसलमानों के लिए कि बख्शवाने गए थे रोजा और गले पड़ गया नमाज, बस वही हुआ है विनेश फोगाट के साथ। ब्रजभूषण को कोसते 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 वो एक ऐसी पार्टी के नेतृत्व में चली गई, उन्होंने एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया जिसकी शुरुआत ही चुम्मा चाटी से हुई है। कुछ दृश्य है जो देश को देखना चाहिए। ये हमारे चाचा नेहरू जी हैं जिन्होंने देश को मामा बना दिया। अब इनको जरा गौर से जनता देखे, मैं चाहती हूँ कि गौर से देखे जनता कि ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अच्छे से देखिएगा और आपके व्यूअर्स भी बहुत अच्छे से देखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक और तस्वीर है, ये तो हमारे मामा नेहरू के जमाने की तस्वीर है। ये अभी कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व की तस्वीर है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया जी, अच्छे से बोलेंगे हम लोग। सिद्धरामैया अंकल जी अपनी एक महिला नेत्री का चुम्मा ले रहे हैं खुशी खुशी। सिद्धरामैया जी की कुछ वीडियोस भी है, अब क्योंकि हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा अश्लील है। इस तरह से वो कांग्रेस की कार्यकर्ताओं का और महिलाओं का वो दुपट्टा उपट्टा खींचते रहते हैं और कैमरे में कैद हो जाती हैं वो सारी चीजें और हम जैसे लोगों के पास पहुंच जाती हैं।
तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि मुझे बड़ा तरस आया आज विनेश फोगाट पर कि वो ब्रजभूषण को कोसते कोसते सरापते सरापते उसके लिए प्रदर्शन करते करते वो एक ऐसी जगह जाकर के ऐसी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर लिया जिस पार्टी की कई महिला नेत्रियों ने खुद आगे आकर के कहा है कि कांग्रेस में पद तभी मिलता है जब कास्टिंग काउच के लिए आप रेडी हो जाते हैं। विनेश फोगाट के लिए अभी केंद्र की सरकार ने बहुत लड़ाई लड़ी। उनके 100 ग्राम वजन क्या बढ़ा कि उन्होंने इतना तूल पाड़ किया कि मैं सब कुछ बलिदान कर दूंगी, अब मैं संन्यास पे चले जाऊंगी, अब मैं कभी भी इस पर दोबारा नहीं आऊंगी, अब मैं कभी भी मैदान में नहीं उतरूंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसा लगा कि भाई इतने अच्छे खिलाड़ी को हम छोड़ नहीं सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो जैसे लग रहा था कि मोदी जी उनके पिताश्री बन करके उनको बचाने के लिए मैदान में उतर गए। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर परेशान हो गए, और उसके बाद तब भी हमारी भारतीय जनता पार्टी को और हमारे केंद्र की सरकार को यह समझ में ही नहीं आया कि भैया विनेश फोगाट जी वो नौटंकी कर रही है जो एक नेता करता है, और खास करके कांग्रेस वाला। हम लोग बड़े क्रिस्टल क्लियर है, हम लोग बड़े रॉ हैं, हम लोग अच्छे को अच्छा बोलते हैं, बुरे को बुरा बोल देते हैं, और बिल्कुल रॉ तरीके से हम लोग काम करते हैं भैया। लेकिन कांग्रेस की मानसिकता रखने वाले लोग पहले धरने पे बैठते हैं, और जो केंद्र की सरकार में बैठा होता है पहले उसको मलाइन करते हैं, उसके ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उसके ऊपर बहुत बुरी बुरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद फिर कांग्रेस में ज्वाइन करते हैं पूरे दल बल के साथ। विनेश फोगाट को जब कांग्रेस ज्वाइन ही करना था तो इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? ब्रजभूषण को इतना सरापी हमने कई बार देखा, अपने मेडल फेंकने जा रही हैं, अपने अवार्ड फेंकने जा रही हैं, अपने मेडल को पानी में बहाने के लिए जा रही हैं, तो कभी खुद को मार रही हैं, तो कभी खुद को मारने के चक्कर में उनका भाई उनको बचा रहा है, फिर जनता उनको बचा रही है, उसके बाद टिकैत आ जाता है, वो बचाता है, तो उसके बाद फिर अल्टीमेटली हुआ वो जिसके लिए वो इतने सारे पैतरे ले रही थी, क्योंकि उनको कांग्रेस ज्वाइन करना था, क्योंकि उनको इलेक्शन लड़ना था, क्योंकि उनको नेता बनना था, इसीलिए उन्होंने इतने सारे पैतरे लिए। अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब बात यहाँ पर खड़ी होती है अंजू जी कि क्या सोनिया एंटोनियो जी, राहुल गांधी जी अपने केरला के लीडर को कास्टिंग काउच का जो एलिगेशन उनके ऊपर लगा है, क्या उसको एक्सपेल करेंगे? बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है, बात तो यहाँ से अब शुरू होती है। बहुगुणा ने कांग्रेस, नाजिया जी, कांग्रेस की जिस लीडर की आप बात करें, केरल की सिमी रोजवेल जॉन है, जो कि वहां की महिला विंग की नेता है। इन्होंने जब कास्टिंग काउच का आरोप लगाया कि बिना किसी नेताओं को इम्प्रेस किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो इनको तुरंत एक दिन बाद पार्टी से बाहर कर दिया गया। अभी पार्टी से निष्कासित है सिमी रोजवेल जॉन, इनको पार्टी से बाहर कर दिया गया है क्योंकि इन्होंने सच बोला, और जिस नेता पर आरोप लगाए गए थे उसके खिलाफ तो कभी कार्रवाई हो ही नहीं सकती। नहीं, मैं उनका पूरा स्टेटमेंट अपने हाथ में लेकर बैठी, और उन्होंने बजाते कहा है कि जो कोई भी महिला कांग्रेस के अंदर अश्लीलता के नंगे नाच का खुलासा करती है, उस महिला को या तो खत्म करने की साजिश कर दी जाती है, या तो उसके मर्डर और हत्या की साजिश की जाती है, और या तो फिर उसके ऊपर इतना दबाव और प्रेशर बनाया जाता है कि वो खुद सुसाइड कर ले, और या तो फिर उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, जो कांग्रेस के पुरुष नेता करते हैं उसको दबाने के लिए। ब्रजभूषण पर आवाज उठाने वाले आज केरला के उस नेता के ऊपर एक भी टिप्पणियां नहीं दे रहे हैं, और राहुल गांधी जी तो बिल्कुल भी नहीं। अभी तो वो कहाँ वॉशिंगटन और कहाँ घूमने के चक्कर में लगे हुए हैं, अपनी गुप्त यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, और कैसे मैंने सैम पित्रोदा का पूरा ट्वीट भी पढ़ा और उनका पूरा बयान भी पढ़ा है कि वो वहां पर इंडियन बच्चों से मिलेंगे, वहां भी जाकर के जहर उगलेंगे कि अरे भारत में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं है, भारत में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं है, भारत में तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ही नहीं है। क्योंकि 123 बार गुप्त यात्रा जब उन्होंने किया और 9 बार लोगों को बता करके जब उन्होंने यात्रा किया है, तो वो 123 और जो छुपा हुआ यात्रा है और जो 9 यात्रा जो सबको पता है, सब में उन्होंने तो यही किया है। हमने कभी देखा है चाइनीज से मिलते हुए, हमने कभी देखा है अफगानियों से मिलते हुए, हमने कभी देखा तालिबानियों से मिलते हुए, हमने कभी देखा कि भाई आप चाइना के उन लोगों से मिल रहे हैं जो हमारे भारत देश की बुरा चाहते हैं। अब फिर से हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि बहुगुणा ने बहुत जमाना पहले कांग्रेस को छोड़ा था, जिसमें उन्होंने यही बताया था कि जब भी कांग्रेस में, रीता बहुगुणा की बात कर रही हैं आप, है ना? हाँ जी, तो उन्होंने यही बताया था कि जब भी कांग्रेस के अश्लीलता की चीजों को जब हम सामने प्रकाशित करते हैं और प्रकाश में लेकर के आते हैं और नारी सम्मान के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, तो हमें ही खत्म करने की कोशिश की जाती है। अब समझ नहीं आता है कि प्रियंका चतुर्वेदी जिन्होंने इतनी ईमानदारी और इतनी वफादारी निभाई कांग्रेस के लिए, जो कांग्रेस के लिए शायद अपना प्राण भी देने को तैयार थी,
लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी को कांग्रेस छोड़ करके शिवसेना ज्वाइन करना पड़ा और बाद में ये बताना पड़ा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और छुटभैया नेता जिस हिसाब से अश्लील टिप्पणियां उनके ऊपर करते हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने ये भी बताया कि जिस मंच पर वो खड़ी हुई थी और कांग्रेस के लोग जिस हिसाब से उनके कमर की और उनके शरीर की तारीफ और उनके रंग रूप की तारीफ कर रहे थे, ये प्रियंका चतुर्वेदी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। लेकिन हुआ कुछ नहीं, घी कहाँ गिरी खिचड़ी में ही गिरी। शिवसेना फिर से अलाइज हो गया कांग्रेस में जो उद्धव जी का है, और फिर से बेचारी प्रियंका चतुर्वेदी को उन्हीं अश्लील लोगों की भीड़ में रहना पड़ रहा है जिनसे वो भाग करके आई थी एक हिंदू संगठन में, एक हिंदुओं के बीच में, ताकि वो सुरक्षित रह सके। ये मुस्लिम लीग 2.0 और ये बाबर का छठा औलाद जो राहुल गांधी है, इससे बचने के लिए वो निकल करके आई। उसके बाद फिर गीता कोड़ा उसने भी भाई बीजेपी ज्वाइन किया, और झारखंड में जो एमपी थे कांग्रेस के, उनके ऊपर उन्होंने भी बहुत सारे खुलासे किए थे, बहुत बड़ी बड़ी बात उन्होंने बताई थी। उसके बाद फिर हम आते हैं, अभी आजकल हम देख रहे हैं एक कांग्रेस की प्रवक्ता को जो अब बीजेपी की प्रवक्ता हो चुकी हैं, राधिका खेड़ा। उन्होंने तो रोते रोते कहा था, अच्छा ये मेरा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा। मुझे याद है कि हम लोग नेशनल न्यूज पे बैठे हुए थे, मैं थी और प्रियंका तेवड़ीवाल थी और राधिका खेड़ा थी। राधिका खेड़ा जो थी वो कांग्रेस की प्रवक्ता के हिसाब से बैठी हुई थी और वो कांग्रेस की तारीफ पे तारीफ की जा रही थी। और तब मैं वो ट्वीट भी की हुई हूँ, और तब मैंने उनको कहा था कि ये जो आज आप महिलाओं के सम्मान पर जो आप ये अश्लीलता वाली भाषा इस्तेमाल कर रही हैं, और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि प्रियंका गांधी जो स्लोगन देती हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, वो संदेश खाली के मामले में आई क्यों नहीं? उनको आना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस पर अभद्र भाषा इस्तेमाल करने से पहले अपने आप को देखिए कि आप हैं कौन। तब मैंने उनको काउंटर किया था राधिका खेड़ा को कि आपके ऊपर जब ऐसा होगा ना, तब पूछेंगे कि कैसा लगा, क्योंकि आप कोई दूध के धुले पार्टी में नहीं है राधिका खेड़ा जी, आप कांग्रेस की पार्टी में है जिसका इतिहास है चुम्मा चाटी और अश्लीलता, जिसका इतिहास है। और उस पर वो मुझे जवाब नहीं दे पाई थी, और जिस दिन वो रोती बिलखती हुई नजर आई कि उनके साथ बहुत अभद्र काम किया गया है, उनको बहुत अश्लीलता वाले शब्दावली से उनको मलाइन किया गया है, उसी दिन मैंने दोबारा अपना वो स्टेटमेंट, वो पूरा क्लिप उठा करके मैंने ट्वीट किया था कि मैंने आपको चैलेंज किया था राधिका खेड़ा जी कि आप कांग्रेस एक ऐसी पार्टी में है जो मुस्लिम लीग को समर्थन करता है, जो इस्लामिक चीजों को सपोर्ट करता है, जो इस्लामिक मानसिकता रखता है कांग्रेस, और ऐसे इस्लामिक मानसिकता रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी में औरत की औकात जूते के नीचे होती है, औरत सिर्फ स्लेव होती है, औरत सिर्फ जूता होती है, औरत सिर्फ सेक्सुअल डिजायर का एक सामान होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि उस दिन डिबेट पर नाजिया इलाही खान आपको सही चेतावनी दे रही थी। तो कांग्रेस हमेशा से ऐसी ही रही है। बिल्कुल नाजिया जी, आपने कुछ बातें गिनाई और मुझे नाम आता है अंकिता दत्ता का, असम की, जो यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थी। उन्होंने तो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी पर आरोप लगाए थे, उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, पार्टी से बाहर कर दिया गया, उनकी बात भी नहीं सुनी गई। मतलब जी, अभी आप सोचिए ना कि आम आदमी पार्टी की अपनी खुद की चुनी हुई महिला नेत्री जो राज्यसभा में चली गई, उन्होंने कितने गंदे गंदे अभद्र आरोप लगाए। क्या राहुल गांधी ने एक भी टिप्पणी की? जब मीडिया ने प्रियंका वाड्रा से सवाल भी पूछा तो प्रियंका वाड्रा ने क्या बोला कि वो उनकी पार्टी का मसला है, वो समझ लेंगे, साफ लफ्जों में कहा। अब आते हैं संदेश खाली पर, क्या कांग्रेस की टिप्पणी आई? क्या अभया जो डॉक्टर बिटिया का जो ब्रूटल रेप और मर्डर हुआ, और उसके बाद इतने सारे भेद खुल रहे हैं, हर रोज भेद खुल रहे हैं, हर रोज ममता बनर्जी के स्कैम के चिट्ठे खुल रहे हैं, हर रोज ममता बनर्जी के नेता मंत्रियों के अश्लीलता का सारा चिट्ठा खुल रहा है, उनके नेतृत्व में कितने बलात्कारी पुलिस है इस राज्य में, उसके चिट्ठे खुल रहे हैं, उनके कितने नेता हैं जिनके घर से सेक्स टॉय निकलता है, ईडी सीज करती है, बूढ़ा बुजुर्ग नेता मिनिस्टर जो है वो 5 गर्लफ्रेंड रखता है, वो भी ईडी पता करती है, कोर्ट पता करता है। उसके बावजूद भी क्या राहुल गांधी का एक भी स्टेटमेंट महिला सम्मान के लिए आया? नाजिया जी, ना सोनिया गांधी का आया, ना प्रियंका वाड्रा का आया। वो कांग्रेस पार्टी जो महिलाओं के लिए बड़े सम्मान की बातें कर रही है, अभी कांग्रेस पार्टी के नेता विनेश के स्वागत में ये सब तो कह रहे थे, लेकिन अपने गिरेबां में झांक लेते। वेणुगोपाल भी केरल से ही आते हैं ना, उनको तो पता होगा केरल में क्या कुछ हुआ, कैसे पार्टी से बाहर किया गया सिम्मी को, तो पता तो होना चाहिए उनको भी। और फिर आपको याद होगा ये जो अंकिता दत्ता की बात कर रही हूँ, वो भी कितनी रोती गाती रही थी। पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी श्रीनिवास बीवी के खिलाफ, उसका पूरा साथ दिया था। बिल्कुल भी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। यहाँ तक कि कोई कमेटी
जो हर पॉलिटिकल दल का एक रूल एंड रेगुलेशन होता है कि अगर कोई महिला नेत्री ने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है तो एक कमेटी बैठनी चाहिए और उस नेता को साइड करना चाहिए या एक्सपेल करना चाहिए या ये कहना चाहिए कि जब तक पॉलिटिकल दल के कमेटी की जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम इस नेता को मंच पर नहीं चढ़ने देंगे या भाषण नहीं देने देंगे या किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। बृजभूषण पर अगर इल्जाम लगाई हैं ये फोकट साहिबा ने फोकट में अगर इल्जाम लगाया है तो आज बृजभूषण भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मंच पर दिखाई नहीं देता है। आज भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण हिस्सों से वो हट चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी उसको अपने परिवार में नहीं रखी हुई है। हालांकि ये जो फोकट साहिबा है इन्होंने कोई ऐसा खास और कोई ऐसा पुख्ता सबूत भी नहीं दिया और नहीं दे पाए, क्योंकि जिन 2 बच्चियों के बारे में बार बार ये फोकट साहिबा बोलती थी कि इन्होंने माइनर बच्चियों के साथ भी मोलेस्ट किया है बृजभूषण जी ने, उन बच्चियों ने भी अपने बयान को वापस लिया था, याद कीजिए आप। उन बच्चियों ने भी कहा था। और नाज़िर इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई, चार्जशीट तक फाइल हो गई है, पेशी भी हो चुकी है बृजभूषण की। मामला आगे तो बढ़ा, आपने आरोप लगाया, बीजेपी ने सीरियसली लिया, उनको वो हटे भी उस पद से जिस पद से उनको बड़ी दिक्कत थी कि वो रेसलिंग के हेड है, तो उससे भी वो हटे और पार्टी ने भी उनसे किनारा किया। लेकिन कांग्रेस के अंदर जिन जिन नेताओं पर आरोप लगे, आप देखिए दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेता टंचमाल बोलते थे अपनी पार्टी की नेता को, मंच पर बोला था टंचमाल बोलते थे। सलमान खुर्शीद साहब मंच पर एक महिला के साथ बहुत अभद्रता तरीके से डांस करते थे। अनफॉर्चुनेट उस सेमिनार में मैं खुद थी और हम लोग एज अ सीनियर उनको देखे हैं, सलमान खुर्शीद साहब को। हम लोग उनको, जब कोई आपका सीनियर होता है तो वो पिता स्वरूप हो जाता है। हमने 4 ही दिन सही, लेकिन हमने सलमान खुर्शीद साहब से कुछ तो सीखा है उनके चेंबर में। लेकिन जब मैंने उनको उस तरीके से अश्लील तरीके से नाचते हुए देखा था एक महिला के साथ, तो उसी वक्त मुझे समझ में आ गया था कि भाई ये कांग्रेस में जो है ना वो कुछ अजीबो गरीब कहानी है। अच्छा देखिए, हम लोगों को याद है कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव बोला करते थे कि लड़के हैं मन मचल जाता है। मुलायम सिंह यादव का ही अपना स्टेटमेंट है, लड़कियां इतनी टाइट जीन्स पहनेंगी तो लड़कों का दिल तो मचल ही जाएगा। आजम खान का स्टेटमेंट हमें याद है कि वो जया पर्दा की खाकी चड्डियां झांका करते थे। उसके बाद फिर लालू प्रसाद यादव को देखिए, वो हमेशा हेमा मालिनी को वो डिफेम और मलाइन किया करते थे। अरे पटना का रोड तो ऐसा बनाएंगे जो हेमा मालिनी के गाल से भी अच्छा होगा। कांग्रेस के ही एक बड़े नेता का खुलासा स्मृति ईरानी जी ने अभी कुछ दिन पहले किया है कि उन्होंने उनके बगल में पूर्व उपराष्ट्रपति के घर में एक पुस्तक के इनॉग्रेशन के वक्त में कांग्रेस के एक बड़े नेता ने उनको कह दिया कि तुम जैसी चीज को इतना भारी बदन का होने का कोई हक नहीं है, तुम जैसी चीज को। अब आप सोचिए। अरे ये तो अब नाज़िर जी, आपको याद है जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला नारा दिया था, तो एक लड़की को पोस्टर गर्ल बनाया गया था। दलित समुदाय से वो लड़की आती है, अर्चना गौतम, जो कि अब एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बिग बॉस जैसे सीरियल में भी आ चुकी है, रियलिटी शो में भी, और बहुत अच्छा काम कर रही है मुंबई में। उसे पोस्टर गर्ल बनाया गया था और बाद में उसके पिताजी को और उसको दोनों को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाद कांग्रेसियों ने दौड़ा कर मारा था और पार्टी से बाहर कर दिया था। इस तरह से कांग्रेस के नेता सम्मान करते हैं अपनी पार्टी के नेताओं की। बताइए, मुझे आज तक उसका वीडियो याद है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसे बिलक कर रो रही थी, जबकि वो पोस्टर गर्ल थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला नारा देती थी। आप सोचिए, ऐसे सम्मान ऐसे लड़कियों को ही अपनी पार्टी में रखते। अभी मैं अर्चना के बारे में ही जिक्र करने वाली थी आपसे कि आपने सवाल बहुत अच्छा किया। अभी हालिया में जब मैं महाराष्ट्र में थी, आपको पता ही है, तो उसके बारे में जब हम लोग बैठे हुए थे तो उसके बारे में काफी ऑथर बैठे हुए थे जो देश और विदेश दोनों के थे, और अर्चना पर ही ये मुद्दा उठा था और अर्चना पर ही हम लोग बात कर रहे थे कि राहुल गांधी जी ने जिसको और कांग्रेस ने जिसको अपना लड़की हूं लड़ सकती हूं का एक आइडियल गर्ल बनाया, एक मॉडल गर्ल बनाया, और उस स्लोगन का एक एंकर ही बोल सकते हैं कि उस स्लोगन का एक एंकर बना दिया था। और जब वो अपने सीनियर सिटीजन और हार्ट के पेशेंट पिता के साथ कांग्रेस भवन जाती है तो उसको मार पीट करके, लात जुता करके, धक्के मार करके उसको निकाला जाता है, हालांकि वो लड़की भी दलित समुदाय से आती है। तो आज जो ये दलित का गाना गा रहे हैं, आज जो ये दलित के लिए पीड़ा दिखा रहे हैं, आज जो ये दलित के नाम पर हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो आपके पार्टी के अंदर दलित महिलाएं हैं, आपने उनका चीरहरण क्यों करवा दिया अपने लोगों से? बेचारी का डिमांड ही क्या था? वो सिर्फ राहुल गांधी से 1 to 1 बैठकर बात ही तो करना चाहती थी। बेचारी चाहती ही क्या थी? वो यही तो चाहती थी कि आगे क्या कार्यक्रम करना है ये मैं सिर्फ जानूंगी तो राहुल गांधी जी से ही जानूंगी, इतना ही तो डिमांड था। अब मैं जिस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर काम करती हूँ उस पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता के लिए मैं बोल ही सकती हूँ कि मुझे उनसे मिलना है। अब इसमें मुझे अगर धक्के मार करके, जलील कर करके अगर निकाला जाएगा तो मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलूंगी कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैं पिछले 2018 से 2024 तक इतनी ईमानदारी से काम कर रही हूँ, आज अगर मैंने इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से मिलने के लिए अपनी गुहार लगा ही दी तो इसमें जुत्ता मारने की क्या
जरूरत है? इसमें बेइज्जत करने की क्या जरूरत है? इसमें अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके शरीर का मोलेस्टेशन कराने की क्या जरूरत है? अर्चना को सिर्फ बेइज्जत नहीं किया गया था, कांग्रेस भवन से मोलेस्ट करते हुए निकाला गया था, इसीलिए वो इतनी कल्पी थी, रोई थी। देखिए, मैंने इसलिए आपको इतिहास का पन्ना ही सबसे पहले पलट करके और आपके व्यूअर्स को दिखाया कि जब चाचा नेहरू ने ही इस देश में सारी महिलाओं को मामू बना दिया, तो उन्हीं के नींव से आया हुआ और उन्हीं के परिवार से आया हुआ राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा से इस देश की महिलाएं ये एक्सपेक्टेशन रख भी कैसे लेती हैं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी महिलाओं के पक्ष में या महिलाओं के सेफ्टी और सिक्योरिटी या महिलाओं के मान सम्मान के बारे में बात कर सकती है? कभी नहीं कर सकती है, कभी भी नहीं कर सकती है। मणिपुर में उनको पॉलिटिक्स दिखता है और दिखेगा उनको। हालांकि मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश हो चुका है, पुलिस अपनी अकाउंटेबिलिटी पर बात कर रहा है, वहां की सरकार अपने जिम्मेदारियों पर हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक मुद्दों पर बात करती है, लेकिन ममता बनर्जी साहिबा 10 लाख रुपए देती हैं और अपने डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल डिवीजन को भेजती हैं कि तुम पैसे ले लो और अपनी बेटी को भूल जाओ, पर उसमें राहुल गांधी जी कुछ नहीं बोलते हैं। आप ये सोचिए कि राहुल गांधी की पार्टी के एक वरिष्ठ एडवोकेट हैं, आप भी जानती हैं, आम आदमी पार्टी के फेवरेट वकील हैं, जब वो राज्यसभा के लिए हिमाचल से लड़ने के लिए गए थे तो उनकी अपनी ही पार्टी के नेताओं ने उनको क्यों हराया था? वहां पर राज्यसभा का चुनाव वो क्यों हार गए थे? मैं नाम ले देती हूँ, अभिषेक मनु सिंघवी। उनको जो आरोप लगे थे इतने साल पहले, वहां पर कांग्रेस के विधायकों ने कहा था कि हिमाचल जैसे राज्य में उनको थोपने की क्या जरूरत थी, जिनका इतिहास इतना काला है। वो वीडियो फिर सर्कुलेट होने लग गया था। अभी आपको याद होगा दिलीप मंडल, वो जो दलित नेता है, हाँ, उन्होंने भी बोला था कि अगर अभिषेक मनु सिंघवी मेरे पीछे पड़ेंगे तो मैं वो वीडियो सर्कुलेट कर दूंगा। तो फिर कांग्रेस पार्टी से ही तो है वो, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ही, विधायकों ने ही हिमाचल में एतराज जताया था। तो दूर क्यों जा रहा है? पार्टी के अंदर कितना कुछ चलता रहता है। और फिर जैसे आप कह रही हैं कि डॉक्टर बेटी के मामले में बिल्कुल दही जमा हुआ है। आप सोचिए, ना अखिलेश बोलते हैं, ना सोनिया गांधी ने एक टिप्पणी की, ना प्रियंका वाड्रा ने। और जब प्रियंका वाड्रा ने एक ट्वीट किया था नाजिया जी, तो पिछले सारे इतिहास गिना दिए थे, लेकिन उस घटना का जिक्र ही नहीं किया, बंगाल की एक भी घटना का जिक्र नहीं किया। अभी 3 दिन पहले मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने लिखा था, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ और साथ साथ अपने रॉबर्ट वाड्रा हस्बैंड के साथ 2 घोट भी पी सकती हूँ। लंदन में बड़े मजे में चुस्कियां लेकर के पौवा चढ़ा रहे थे दोनों मियाँ बीवी के, क्या चढ़ा रहे थे वो तो नहीं पता, पर मैंने प्रूफ के साथ, फोटोज के साथ ट्वीट किया है, फोटो के साथ, जिस पर मुझे 2 कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के नेता ने मुझे फोन किया और कहा कि उसको डिलीट कर। मैंने कहा ट्वीट तो कभी डिलीट होगा नहीं, आपको जो करना है आप कर लीजिए। अब आती है बात कि देखिए, मुझे लगता है कि फोगट ने अपने सिर्फ राजनीतिक करियर को ही देखा है, इसके अलावा और कुछ नहीं देखा है। क्योंकि आज भी हमें याद है कि कठुआ के रेप केस में जो लोग जुक्त थे, आज वो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है ना, बड़ा माला वाला पहना करके उनको अपने साथ रखा गया। इस देश के टुकड़े करने पर जो इंशाल्लाह का नारा लगाता था कन्हैया, आज वो कांग्रेस का नेता है। तो कांग्रेस के अंदर आप देखिएगा, तालिबानी माइंडेड, जिहादी माइंडेड, लश्कर तैयबा माइंडेड, मुस्लिम लीग माइंडेड, लियाकत माइंडेड, जिन्ना माइंडेड, इस तरीके के लोग ही कांग्रेस में हैं। कांग्रेस में आप मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा दिखा दीजिए जिसका कोई इतिहास ना हो, और वो भी काला इतिहास ना हो। कांग्रेस के ही कपिल सिब्बल साहब है, देखिए कैसे एक ब्रूटल रेप और मर्डर की घटना पर हंस रहे हैं। अब तो समाजवादी पार्टी की तरफ से वो राज्यसभा सांसद है, हुआ करते थे कांग्रेस में। नहीं, अब लेकिन थे तो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ना। कांग्रेस ने उनको चमकाया है, उनको कैबिनेट पर रखा है, कांग्रेस ने उनको पाला है, पोसा है। जब कांग्रेस ने उनको थूका तो वो समाजवादी पार्टी में चले गए। लेकिन जो अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस से कुछ अलग तो नहीं रही है, तो अब किस तरीके से वो एक डॉक्टर बिटिया के ब्रूटल रेप और मर्डर की घटना पर वो सर्वोच्च न्यायपालिका के चीफ जस्टिस के बेंच पर हंस रहे थे कि हमारे एस.जे. तुषार मेहता जी को याद दिलाना पड़ा कि भूलिए मत, आपको हंसी किस बात की आ रही है, आप भूलिए मत कि आप किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। आप एक ब्रूटल रेप और मर्डर पर चर्चा कर रहे हैं, वो भी एक इंटरनी रेसिडेंट डॉक्टर का, जिसके लिए देश और विदेश आज जमीन पर है, आज रोड पर है। सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि देश और विदेश रोड पर है, और इस पूरी दुनिया के डॉक्टर्स प्रदर्शन और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आपको हंसी आ रही है। तो मुझे एक नेता बताइए ना, अभी सिंधिया जी ने कुछ महीने पहले कहा था कि मुंह मत खुलवाना, ऐसी बातें बता देंगे कि पार्लियामेंट के अंदर आकर बैठने के काबिल नहीं रहूंगे। ये तो सिंधिया जी ने खुद कहा था। कांग्रेस से जो लोग आकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, वो ऐसी बातें हमें के पार्टी कार्यालय में बताता है, ऐसी घटनाएं बताता है कि हम उसको आपके चैनल पर बोल नहीं सकते। हम बोलेंगे तो फिर ये न्यूज जो है वो बैठ जाएगा।
हम चाहते हैं बोलना, हम चाहते हैं वो वीडियो शेयर करना, लेकिन कर ही नहीं पाते हैं। फिर भी मैंने आपके साथ कुछ 2-4 फोटोज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आज आप अगर पश्चिम बंगाल के आप शांति निकेतन में चले जाइए, शांति निकेतन में आज भी वो चिट्ठियां मौजूद हैं। बोलपुर शांति निकेतन में आज भी वो चिट्ठियां मौजूद है जो वहां के प्रोफेसर ने जवाहरलाल नेहरू को लिखा था कि अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, इंदिरा गांधी को। और क्या क्या लिखा था इंदिरा गांधी जी के बारे में उस चिट्ठी में। अब वो चिट्ठी तो मतलब अच्छे से एक म्यूजियम के तरीके से लगा करके रखी गई है शांति निकेतन में। ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि अपनी पूर्व महिला प्रधानमंत्री के बारे में मैं ऐसी बातें बोल नहीं सकती हूँ लाइव पर। मुझे खुद खराब लगेगा, मुझे इसलिए खराब लगेगा क्योंकि कभी मेरे दादा दादी ने उनको वोट दिया होगा, कभी उनके भाषण को सुना होगा। आखिर ऐसी क्या वजह आ गई कि जो महिला देश के लिए लड़ रही थी, फिर देश उनसे लड़ने लगा, देश उनको साइड करने लगा। जिस इंस्टीट्यूट में, जिस यूनिवर्सिटी में, जिस जगह पर इंदिरा गांधी जी जाया करती थी, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री, वहां से नेहरू को चिट्ठी आ जाती थी। क्या वजह थी? आज अगर उन चिट्ठियों का पर्दाफाश करेंगे ना तो कांग्रेस के जो ये राहुल और प्रियंका है ना और सोनिया एंटोनियो है ना, वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएंगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप सोनिया नाजिया जी कि इतिहास को जितना खंगाला जाएगा उसमें बहुत कुछ निकल कर बाहर आता है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही थी कि डॉक्टर बेटी के मामले में जो परिवार के लोगों ने कहा कि उनको पैसा दिया गया मुंह बंद करने के लिए कि वो इस मुद्दे पर ना बोले, वो भी तब जब बेटी का शव सामने पड़ा हुआ था। इससे ज्यादा गिरी हुई राजनीति और हो ही नहीं सकती। लेकिन देखिए, इंडी गठबंधन का कोई भी नेता कुछ नहीं बोल रहा है, मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। और ममता बनर्जी इस मुद्दे पर अब क्यों नहीं बोलती है? आज तो और भी एक खुलासा हो गया है। मैं तो अभी धरना मंच से ही आ रही हूँ और सुबह से मैं इसी मुद्दे पर नेशनल न्यूज पर हूँ। आज तो एक खुलासा इतना बड़ा हुआ है कि 9 तारीख को जिस हिसाब से डॉक्टर बिटिया का ब्रूटल रेप और मर्डर होता है और 10 तारीख को सुबह सुबह संदीप घोष साहब हमारे राज्य सरकार को एक चिट्ठी भेजते हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को कि सेमिनार हॉल को तोड़ दो, उसके बाथरूम को तोड़ दो, उसके बेसिन को तोड़ दो। और वो चिट्ठी अब बाहर आ चुकी है। और बाहर आने के बाद जब पूछा जा रहा है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से कि आपने तोड़ा कैसे, वो तो प्लेस ऑफ इंसिडेंट था, वो तो क्राइम सीन था, आपने तोड़ा कैसे? सुबह के 10 बजे 10:30 बजे तक तो लोगों को समझ में आ चुका था क्योंकि भीड़ लगनी स्टार्ट हो चुकी थी। तो उसके बाद क्राइम सीन में आपको एंटर किसने करने दिया? क्यों आपसे पुलिस ने पूछा नहीं कि आपको हथौड़ा लेकर के, छेनी हथौड़ी लेकर के बुलाया क्यों गया है? दीवारों को तोड़ने की अनुमति क्यों दी गई है? अब क्या हो रहा है कि वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिससे मीडिया सवाल पूछ रही है वो बाथरूम में जाके छुप जा रहा है और बजाते कैमरे में दिखा रहा है मीडिया कि देखिए ये इंजीनियर, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब बाथरूम में छुप गए हैं। बजाते मिनिस्टर ऑफ स्टेट का लेटर दिखाया जा रहा है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने अप्रूवल दिया है कि तोड़ दो। और टाइमिंग देखो, 9 तारीख, जब सबको पता चल चुका था क्या कुछ हुआ है उस जगह पर, उस दिन उस डेट का लेटर है वो। आप सोचिए कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी। ममता बनर्जी वो एंटी रेप कानून बनाकर क्या समझ रहे बहुत महान बन गई और उन्हें बड़ा न्याय कर दिया। मैंने आपको उस दिन कहा था अंजू जी कि ये एंटी रेप कानून जो ममता ने इतनी जल्दबाजी में वो लेकर आई है 3 सितंबर को, वो सिर्फ संजय रॉय को फांसी के तख्ते पर चढ़ा करके उन लोगों को बचाना चाहती हैं जो किसी नेता मंत्री के बेटे ने हाथ साफ किया है, उनको बचाना चाहती हैं। इसके अलावा ये बिल लाने का कोई मतलब नहीं है। चलिए 3 सितंबर को ये बिल आ गया और विपक्षी दल जो भारतीय जनता पार्टी के 77 एमएलए हैं उन्होंने भी इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया और पूरी बहुमत दे डाली। अब कूच बिहार के मोहम्मद खैबर ने 8 साल की हिंदू बच्ची का रेप किया है, फांसी दे दीजिए। दिनाजपुर के एक मौलाना साहब है मोहम्मद ओवैस, उन्होंने एक बच्ची को पहले किडनैप किया, फिर उसका रेप किया और फिर उसको प्रेग्नेंट किया और फिर उस बच्ची को एक जगह पर छोड़ करके कहीं और भागने के लिए लग गया तो वहां पर वो अरेस्ट हो गया। आप मोहम्मद ओवैस मौलवी साहब को आप दे दीजिए फांसी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तब ना हम समझेंगे। हमें कुछ एक्शन भी तो दिखे। आप बिल ले आए, आपने कहा कि सीधा फांसी होगा, महिलाओं के सम्मान के लिए मैं ये बिल लेकर के आई हूँ। तो ये जो इतनी सारी घटनाएं मैं अभी बता रही हूँ जो डॉक्टर बिटिया के बाद हुआ है, आप वो ये सारे मैटर तो सीबीआई के पास नहीं है, आप इनको फांसी दीजिए ना, हम खड़े हो जाएंगे। हम खड़े होकर देखना चाहते हैं, इस राज्य की महिलाएं देखना चाहती हैं, बेटियां देखना चाहती हैं कि ऐसे ऐसे अभद्र लोगों को फांसी के फंदे पर खड़ा देख करके उनके चेहरे का जाविया कैसा होता है, हम वो देखना चाहते हैं। शायद हमारे दिल को सुकून मिल जाए, पर वो भी तो नहीं हो रहा है। नाम जैसे ही मोहम्मद आएगा बस ममता जी के तेवर चेंज हो जाते हैं। फिर काहे का फांसी, काहे का जेल, काहे की कस्टडी, काहे का कुछ भी। फिर तो सिर्फ एक ही चीज ही दिमाग में ममता दीदी के घूमने लगता है कि इसको बेल कैसे करवा देना है, इसको रेमिशन ग्राउंड कैसे दिलवाना है, इसको एक्यूटल कैसे करवाना है, इसको एड इंटरिम बेल कैसे करवाना है। अगर आप इतनी अच्छी हैं और वाकई में आपने महिलाओं के सम्मान के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने 3 सितंबर में बिल लाया है तो मोहम्मद खैबर और मोहम्मद अवैस को आप दे दीजिए फांसी, तब मैं समझूंगी। लेकिन कांग्रेस चुप है। ये तो होने वाला नहीं है। ममता बनर्जी भी पूर्व कांग्रेसी है, ये भी तो समझनी चाहिए ना। तो डीएनए तो इन सबका एक जैसा ही होगा।
महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं इंडी गठबंधन में, आम आदमी पार्टी में, उनकी अपनी राज्यसभा सांसद की पिटाई हो जाती है केजरीवाल के घर के अंदर उनकी मौजूदगी में। और ये जितनी घटनाओं का जिक्र हमने कांग्रेस में किया है, इससे भी कहीं ज्यादा है। ये तो वो है जिन्होंने हिम्मत दिखाई, पार्टी से बाहर आ गई, या जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। Exactly. मतलब ये तो कुछ चुनी हुई नेता है, लेकिन इसके अलावा भी अंदर बहुत कुछ होगा। तो चलिए, विनेश फोगाट जिनको लग रहा है कि वो बहुत सिक्योर हो गई हैं कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद, और अब तो उनकी मतलब एक नई पारी की शुरुआत हो रही है। उन्होंने रेलवे से भी अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, तो हम तो उम्मीद करते हैं वो सुखी रहे, वहां पर सुरक्षित रहे। लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि कांग्रेस के नेताओं का इतिहास क्या है, और उसी इतिहास को हमने याद दिलाने की कोशिश की। नाजिया जी, आपने समय निकाला इस महत्वपूर्ण विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही कहा नाजिया जी ने। एक बहुत ही काला इतिहास रहा है इन पार्टियों का। जिस तरह से ये बड़े-बड़े मंचों पर टीवी डिबेट्स में महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, महिला सुरक्षा की बातें करते हैं, बट ये भूल जाते हैं कि इन्हीं की पार्टियों के अंदर क्या कुछ हो रहा है। जिस तरह से नाजिया जी ने विद फैक्ट्स जो है बातें रखी हैं, इनसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। और दोस्तों, हम सभी को, पूरी जनता को, पूरी आवाम को, देश भर की जनता को जो है ये देखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा कि हम जिन्हें चुन करके सत्ता दे रहे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने समाज की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, क्या वो वाकई में उस सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे? क्या वो पार्टियां, क्या वो पॉलिटिशियंस ऐसी विचारधारा के हैं कि वो हमें सुरक्षा मुहैया कराएं, हमारे देश को सुरक्षित करें, हमारे समाज को, हमारे परिवार को सुरक्षित करें? ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।